कम बैक टू माई चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। आज की इस वीडियो में मैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगा और ये टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस है। ज़्यादा बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली तो यकीन मानिए आपके अच्छे खासे मार्क्स गेन हो जाएंगे इस सब्जेक्ट से। ठीक है, सो आप इससे अपनी प्रिपरेशन चेक कर लेना। अभी तक तो आपने तैयारी कर ली होगी, तो चलिए देखते हैं। बाद में मुझे बताना आपके कितने अटैम्प्ट लिए सही। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो प्रेजिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ही मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। साथ में पेन रखना और नोटबुक लिखते जाना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो फॉर्म करी गई थी फॉर द क्रिएशन ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है भारत का, उसके लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो फॉर्म करी गई थी वो जुलाई 1946 में इसको फॉर्म किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन किसके? कैबिनेट मिशंस के। ठीक है, और कुछ मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चुने गए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जैन 1950। ठीक है, 1950 में ये चुने गए थे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपॉइंट भी किया था किसको? H.C. मुखर्जी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्टेड। सो इंडिया ने जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये कहाँ से अडॉप्ट किया? सो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, सो जो हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है सिंगल सिटीजनशिप, और भी कुछ ये फीचर्स जो हैं वो बोरो किए हुए हैं हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे बेसिक यही चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। सो कब आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जैन 1950 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में लाया गया। और इसको अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू फ्रीडम इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू फ्रीडम जो मेंशन किया गया है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम को मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो फ्रीडम्स हैं, हमारे राइट्स हैं, इंक्लूड्स बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं ये आर्टिकल से, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है जो, वो कौन से आर्टिकल में है? सो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी का जिक्र किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और भी हैं, दो और हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? सो आर्टिकल 29 से लेके 30 तक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो आर्टिकल 32 से लेके 35 के बीच में इसको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 51 अल्फ़ा। ठीक है, फंडामेंटल राइट से ही मैं आपको और भी की पॉइंट्स बताता हूँ। सो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। सो फंडामेंटल राइट जो है इसको किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है? सो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है इसको सस्पेंड किस सिचुएशन में किया जा सकता है? सो जब इमरजेंसी लगाई जाए अंडर आर्टिकल 359 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो है
प्रेसिडेंट के द्वारा इसको सस्पेंड किया जा सकता है, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। सो कौन से आर्टिकल के अंदर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें कौन सा आर्टिकल के अंदर अबॉलिश किया गया है अनटचेबिलिटी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 में यही बात करी गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑलराइट, आर्टिकल 16 भी पूछा जाता है। आर्टिकल 16 में जो है ये रेफर किया गया है जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये आर्टिकल 16 के अंदर लिखा गया है। और आर्टिकल 18 जो है वो डील करता है क्या चीज़, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। सो ये आर्टिकल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है डैश इज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो एक्सो ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का। सो इसका राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और करंट में अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सो जगदीप ढांकर है, ठीक है, जगदीप ढांकर, ये ध्यान रखना आप। और आर्टिकल 63 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें स्पेसिफाई किया गया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 63। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। सो इसका राइट आंसर है 35 ईयर्स, ठीक है। 35 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और यही नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट, इवन प्रेसिडेंट की जो एज होती है मिनिमम वो भी 35 होनी चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ठीक है। और आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 73 के बीच में डील करी गई है कि इनकी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 63 से लेके 73 के बीच डील करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु हैज़ बीन ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस। सो वही जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो थे वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई आपको, इन्होंने 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज़ द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका जो टर्म होता है इलेक्शन का वो कितने साल बाद होता है, 6 ईयर्स, ठीक है। इसी में कुछ और की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ राज्यसभा के रिगार्डिंग, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 80 के अंदर, आर्टिकल 80 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो होती है 250 मेंबर्स की, ठीक है, राज्यसभा की, जिसमें 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और 238 जो होते हैं, 238 वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के, ठीक है। और अभी अगर करंट में अगर बात करी जाए, सो करंट में जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो है 245, ऑलराइट। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 मेंबर्स की होती है। और जो इसमें अभी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं स्टेट्स के करंट में वो है 233 जो है मेंबर्स हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी की, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर बात करी जाए, सो 2 हैं, वैसे तो 3 है, बता देता हूँ आपको, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। सो ये 3 हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिखता है आपको करेक्ट करना है, अगर तीनों ही दिखते हैं तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो फाइनेंस कमीशन है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सो कितने ईयर्स बाद किया जाता है।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 ईयर्स बाद फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा घुमा के कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री का कौन होता है? सो अटॉर्नी जनरल ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, और इसको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 76 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है ऑफिस जो अटॉर्नी जनरल का है वो, ठीक है। और अभी करंट में अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, ये पूछा जाता है। सो आर वेंकटरमनी ये जो है अभी करंट में अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। सो अभी तक प्रेसिडेंट ने जितने भी रहे हैं उनमें से कितनी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं? सो इसका राइट आंसर है 3 बार, ठीक है। 3 बार कब कब वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी गई थी वो 26 अक्टूबर 1962 में करी गई थी, ठीक है। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था तब। सेकंड जो है नेशनल इमरजेंसी जो थी वो 1971 में थी, पाकिस्तान के साथ जब वॉर चल रही थी। एंड थर्ड जो है 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी जब इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे थे। ऑलराइट, नेशनल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है आर्टिकल 352 के अंदर। ऑलराइट, सो ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे से कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन जैसे ये लिखा है इसी तरीके से नहीं आएगा, घुमा फिरा के आएगा, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें इलाबोरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिज़ाइन, सो टू होम ही विल एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन देना चाहता है तो वो किसको एड्रेस करेगा रेजिग्नेशन के लिए? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड्रेस किसको करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने रेजिग्नेशन के लिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो कौन से आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360, ठीक है। सो अभी तक मैं ये बता दूं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये किसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा अभी तक इंडिया में इम्पोज नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। सो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा जाएगा कि पार्लियामेंट ना आके द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया भी लिखा आ सकता है। सो द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आर्टिकल 66 के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया। और जैसे कि मतलब बोथ मेंबर्स होने चाहिए, बोथ हाउसेस के मेंबर्स होने चाहिए, उनके द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का चयन होता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्सो ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। सो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? सो इसका राइट आंसर है 30 ईयर्स। हु हैज़ द पावर टू क्रिएट ऑल इंडियन सर्विसेज? सो कौन देता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्लियामेंट, ठीक है। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करी गई है, सो आर्टिकल 312 जो है वो डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज को। और ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूड जैसे कि IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, या फॉरेनर सर्विसेज। सो ये हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो फर्स्ट स्पीकर कौन है लोकसभा के?
सो इसका राइट आंसर है GV मालवंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि मैंने आपको बताया, चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और इसी के बारे में मैं आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अभी हमारे करंट में राज्यसभा के जो चेयरमैन है, करंट में जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो कौन है अभी? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चुने जाते हैं मेंबर्स लोकसभा में वो कितने हैं? सो इसका राइट आंसर है 550। बुक में जो है हमारी पुरानी वाली बुक्स हैं जितनी भी ACC की, उनमें क्या है 552 मैक्सिमम नंबर्स दिखा रखे हैं, लेकिन अभी क्या है ये चीज़ चेंज हो गई है। ये आप ध्यान रखना, 550 पे ही क्लिक करना राइट आंसर। मैं आप बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो 530 मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को 530, और 20 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो जो अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है अभी हाउस की अगर बोली जाए सो 545 है। ठीक है ना, और क्यों है ये जो 552 की बात कर रहा था, बुक्स में आप चेक कर लेना। सो 1952 से लेके 2020 तक 2 एडिशनल मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। ठीक है, जो कि नॉमिनेट करे जाते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एडवाइस जो देता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा चुने जाते थे। बट ये जो है 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, अबॉलिश कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 मतलब जनवरी 2020 में इसको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 550। नेक्स्ट है हु सेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स 1 पर्सन एंड 1 वोट। सो ये बात किसने कही थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग मिनिस्टर मतलब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होता है। सो उस टाइम भी आपको यही आंसर देना है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग मिनिस्टर होता है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे इंडिया के। नेक्स्ट है हु अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? सो प्रेसिडेंट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है, और आर्टिकल 124 के जो पावर देती है प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एट वॉट एज डू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो रिटायर होता है 65 ईयर्स की एज में, एंड हाई कोर्ट का जो जज होता है वो 62 ईयर्स की एज में रिटायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो कौन CAG को जो इंडिया का होता है उसको अपॉइंट करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि बेसिक है, छाट के मैंने निकाले हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी करंट में अगर बात करी जाए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सो अभी है गिरीश चंद्रा मुर्मू। ठीक है, अभी प्रेजेंट CAG है इंडिया के। ऑलराइट, और इनका जो टर्म होता है वो सर्विस का वो होता है 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। सो कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। सो प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 1950 में। ठीक है, सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ फटाफट
कि प्लानिंग कमीशन जो था वो एक इंस्टीट्यूशन था जिसको फॉर्मुलेट करने के लिए 5 ईयर्स प्लान को सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन को जो इस्टेब्लिश किया गया ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन किसके, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के, ठीक है। और उस टाइम किसके चेयरमैनशिप के अंडर, सो केसी नियोगी के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है प्लानिंग कमीशन का, सो वो है योजना भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है। और भी कुछ बता देता हूँ मैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, एक चीज़, प्लानिंग कमीशन किस टाइप की बॉडी है ये पूछा गया है 2-3 बार। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो प्लानिंग कमीशन जो है वो है एडवाइजरी बॉडी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन जो थे प्लानिंग कमीशन के वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एंड गुलजारी लाल नंदा जो थे वो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। इन 2015 नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, सो इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। सो सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, ठीक है। अंडर इनकी लीडरशिप के अंडर इलेक्शन कमीशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शंस 1951 टू 1952 एंड 1957, ठीक है। सो अभी प्रेजेंट में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है नहीं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, सो इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू, ठीक है। सो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सरोजनी नायडू को एक और चीज़ नाम से बोला जाता था, नाइट एंजल ऑफ इंडिया। सो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। 2-3 नाम और हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि सुचेता कृपलानी, ये भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। सो जो सुचेता कृपलानी थी वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी जिन्होंने सर्व किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी नाम सुना होगा आपने। सो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। सो ये 2-3 नेम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कितने शेड्यूल्स हैं अपने संविधान में, सो इसका राइट आंसर है 12 शेड्यूल्स, ठीक है। जब, हाँ इसके बारे में मैं बता देता हूँ, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जब शुरुआत हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तब के बारे में कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब शुरुआत करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तब 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, ठीक है। और उसको 22 पार्ट्स में थे वो, और जिसमें 8 शेड्यूल्स थे। बट अभी करंट में अगर पूछा जाए कि करंट में कितने हैं अभी जो हमारा संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, सो 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि 25 पार्ट्स में है और 12 शेड्यूल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, वो किसके लिए था, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। सो किसने प्रपोज किया 3 टायर पंचायत राज सिस्टम भारत के अंदर, सो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ वो चीज़ नोट कर लेना, जो 3 टायर ये है ना, 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ठीक है। और इसी में मैं आपको बता देता हूँ पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में किया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो जो फर्स्ट स्टेट था वो था राजस्थान, जिसने अडॉप्ट किया था पंचायत राज को,
सिस्टम को। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट कौन होता है? सो इसका राइट आंसर है मेयर। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी थे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा अगर इसका रिस्पांस अच्छा आया तो। और काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करके। काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, तो मैं सबका रिस्पांस तो नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मेरा खुद का भी काम होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करो और मुझे बताना कितने लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही किए, ठीक है। बाकी जय श्री राम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।